चोरी चोरा कांड क्या है? ठीक है, बहुत से बच्चे इसे जब पढ़ते हैं तो छोरा छोरी कांड पढ़ते हैं। छोरा छोरी नहीं है, चोरी चोरा कांड है। ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो फिर से आप लोगों की हर खून की बूंद में राष्ट्रवाद भरने के लिए, राष्ट्रवाद की आग जगाने के लिए आप लोगों के मन में फिर से मैं एक नया वीडियो, नया लेक्चर लेकर के आ चुका हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि बापू असहयोग आंदोलन को शुरू कर चुके हैं, पर अभी तक आपके दिमाग में एक सस्पेंस चल रहा होगा, सर ये असहयोग आंदोलन में आगे क्या होता है? ग्रामीणों ने विरोध करा, शहरी वासियों ने विरोध करा, बागानों में विरोध हो रहा है, कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है सर, कुछ तो जरूर बड़ा धमाका होगा। तो आज उसी बड़े धमाके के साथ में आज का इस वीडियो को शुरू करूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद लेक्चर नंबर 5। पर शुरू करने से पहले राष्ट्रवाद की कहानी मनीष सर की जुबानी, चलो राष्ट्र को समर्पित करते हैं अपनी जवानी। तो हमारा तन मन धन सब और सब कुछ किसको समर्पित है? राष्ट्र को ही समर्पित है। हम लोग शुरू करते हैं। आपने इस घटना के बारे में बहुत बार सुना होगा, यह घटना है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड क्या है? ठीक है, बहुत से बच्चे इसे जब पढ़ते हैं तो छोरा छोरी कांड पढ़ते हैं। छोरा छोरी नहीं है, चोरी चोरा कांड है। ठीक है, चोरी चोरा क्या है मेरे बच्चों? चोरी चोरा क्या है? गोरखपुर में एक गांव है, गोरखपुर में एक गांव है, गोरखपुर आपको उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर का एक गांव है चोरी चोरा। यहां पे एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये घटना होती कब है? ये घटना है फरवरी 1922 की, फरवरी 1922 की। अब आप इस बात को देखने की कोशिश करिएगा, 1921 जनवरी 1921 में क्या असहयोग आंदोलन को शुरुआत करी। असहयोग आंदोलन में बापू क्या कह रहे हैं कि भाई जहां ब्रिटिशर्स दिख जाए उसी चीज का क्या कर दो? असहयोग कर दो। आप उसी चीज को हटा दो। वो कपड़े बेच रहे हैं, कपड़े मत खरीदो। वो शराब बेच रहे हैं, शराब मत खरीदो। वो कोई भी चीज बेच रहे हैं, उसको मत खरीदो। जैसे कि आज हम लोग कहते हैं भैया अगर आपको किसी चीज पे चाइना लिखा हुआ मिल जाए मत लो, बंद कर दो इसको। उसी समय बापू कह रहे हैं कि जहां ब्रिटिशर्स का कोई सामान नजर आ जाए मत खरीदो, असहयोग हमें करना है। तो ये जो चोरी चोरा है, इस जगह पे क्या हुआ था? वहां पे कपड़ों का बहुत बड़ी मंडी थी, बहुत अच्छा व्यापार वहां से चला करता था। तो इसलिए लोगों ने क्या करा? वहां पे कपड़े लेना असहयोग कर दिया, मना कर दिया कि हम लोग नहीं खरीदेंगे। बड़े बड़े लोग आंदोलन कर रहे हैं, और जब आंदोलन लोग कर रहे हैं ना, और जब आंदोलन होता है तो ब्रिटिश सरकार, जुल्मी सरकार क्या कर रही है? लोगों को उठा करके गिरफ्तार कर रही है। तो 2 फरवरी 1922 को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, 2 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, अरे भारत मां के सपूत है हम, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और क्या हुआ? जब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, तो पूरी की पूरी भीड़ कहां है? पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर खड़े हो गई। बोले छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बोले छोड़ दो दोनों भाइयों को, नहीं तो देख लेना बहुत बुरा होगा। ब्रिटिश सरकार कहती है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो इंडियंस कहते हैं पहले हिंदी में बात कर, ये इंग्लिश हमें नहीं आती। हम तुम्हारे सामानों का बहिष्कार कर रहे हो तो तुम ये सोचते हो इंग्लिश में बात करेंगे, नहीं हिंदी बोल। तो क्या कर रहे हो तुम? फिर वो हिंदी में बोलते हैं, तो बोले हम आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन कर रहे हो तो भाई उस समय बोले छोड़ दो उनको, बोले नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार फिर क्या करती है? बंदूक लेकर के आती है, पहले हवा में 2-3 फायरिंग कर देती है डराने के लिए। अरे किसको डरा रहे हो? हैं किसको डरा रहे हो? हमें। जिस जमी पे खुदीराम बोस जैसे लोग 18 साल की उम्र में शहीद हो गए, जिस जमी पे असफुल्ला खान साहब जैसे 27 साल की में उधम सिंह जैसे लोग शहीद हो गए, आप उन लोगों को डरा रहे हो? कैसे हिम्मत आपकी? किसको डराने की कोशिश करो? नहीं डरेंगे। भीड़ वहां से टस से मस नहीं हुई साहब, एक कदम भी भीड़ ने पीछे नहीं लिया। जब भीड़ पीछे नहीं हो रही थी तो पुलिस वालों ने क्या करा? उन लोगों पे गोलियां चले। उनमें से 4-5 लोग मर गए। जब 4-5 लोग मर गए, देखो ब्रिटिशर्स है ना, बेवकूफ से बड़ा कोई नहीं है। ब्रिटिशर्स की बंदूक खाली हो गई, मतलब युद्ध लड़ने जा रहे हो, बता है इतनी हजारों की संख्या में बाहर भीड़ खड़ी है और उसमें 3-4 गोले डाल के चल दिए। उनको लगा भारतीय डर जाएंगे, उनको लगा भारतीय डर जाएंगे। अरे भाई भारतीय किसी से ही नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? भारतीय किसी से ही नहीं डरते। तो उन्होंने क्या करा भैया? 2-3 लोगों को, हमारे 2-3 लोगों को मार दिया, फिर गोलियां खत्म हो गई। भारतीय तो डरे नहीं और ब्रिटिशर डर गए। और अरे इतनी भीड़ है, अरे ये तो हमें मार दी। सबके सब सारे के सारे पुलिस वाले अंदर जाकर के क्या है? खुद लॉकअप में बंद हो गए, लॉकअप में बंद कर लिया, छुप गए। बोला नहीं नहीं यार ये सारी भीड़ हमारे अंदर घुस जाएगी। पूरी की पूरी भीड़ भैया अंदर घुस गई, तेल वेल डाल दी उनपे और माचिस के तिल्ले लगाकर पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को फूंक डाला। सा चोरी चोरा गोरखपुर के पूरे पुलिस स्टेशन को फूंक डाला और 22 से 23 पुलिसकर्मी वहां पे मारे गए। जब चोरी चोरा कांड में पूरे पुलिस स्टेशन को फूंक दिया सभी लोगों ने, उस समय बापू को यह बात पता चली। तो बापू तो कह रहे हैं भाई हिंसा के हिसाब से चलो,
हिंसा करो ही मत, लोगों को मारो ही मत। तो क्या हुआ भैया, 12 फरवरी 1922 को यह घटना 5 फरवरी को होती है। 7 दिन के बाद बापू क्या है, आंदोलन को वापस ले लेते। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापस ले लेते। क्यों? बापू कह रहे तुम हिंसा क्यों कर रहे हो। अब यहां से धीरे धीरे बस बापू की यही गलती हो गई, बापू की यही गलती हो गई। लोग कह रहे हैं कि बापू वो हम पे मारते हैं, हाँ आप कहते हो मुझे अपने बच्चों की चिंता, वो हमें मारते हैं, हम उनकी मार खा लें। वो उन्होंने हमारे 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, 3 को गोली मार दी, वो जान से मर गए, और हम उनके यहां पे खड़े होकर देखते रहे कि हाँ भैया क्या हो रहा है। बापू ये गलत बात है, आंदोलन तो वापस नहीं होना चाहिए। बापू कह रहे नहीं, आंदोलन तो होगा वापस बेटा, ऐसे हिंसा से हम लोग नहीं जी सकते उन लोगों से। तो आंदोलन जब बापू वापस ले लेते हैं, लोगों में बहुत गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। और अब गुस्सा धीरे धीरे किसके? बापू के प्रति। बापू आपने आंदोलन क्यों लिया, हम भगा देंगे उनको, वो 1 गोली मारे, हमें 2 मारने दो, आप पर भगाने दो उनको। पर बापू कह रहे नहीं, हिंसा से चलेंगे। तो आप इस बात को देखिएगा, 5 फरवरी को आंदोलन होने के बाद महात्मा गांधी को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि महात्मा गांधी क्या है, नेशनल लीडर है। उनको पता था अगर इस आदमी को पकड़ लिया ना, ये भीड़ पागल हो जाएगी। इस भीड़ ने आज एक पुलिस स्टेशन जलाया, कल को पूरे भारत का पुलिस स्टेशन जला देगी, भीड़ पागल हो जाएगी। तो बोले तो बहुत बुरा कांड हो जाएगा। बोले फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, लोगों के बीच में गए, देखा लोग क्या बात करें, लोगों को, ब्रिटिश को पता चला यार ये तो गांधी के खिलाफ हो गए, ये तो बापू के खिलाफ हो गए। उस समय क्या हुआ, फिर 10 मार्च को जाकर के पुलिस बापू को अरेस्ट कर लेती। 10 मार्च को जाकर के पुलिस बापू को अरेस्ट कर लेती है। बापू का चोरी चोरा कांड में कोई भी हाथ नहीं होता, कोई भी योगदान नहीं होता, फिर भी बापू को पुलिस अरेस्ट करती है और 6 साल के लिए जेल में बंद कर देती। 6 साल की सजा सुना देती है, बंद कर देती है। पर बापू की तबीयत खराब हो जाने के कारण, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 1924 में बापू को रिहा कर दिया जाता है। 1924 में बापू को रिहा कर दिया जाता है। और 1924 के बाद यह बात देखिएगा कि 4 से 5 साल तक बापू है ना किसी आंदोलन में भाग नहीं लेते। 1930 में हम लोग शुरू करेंगे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, उसी में बापू की भागीदारी फिर से दिखेगी। 5 से 6 साल तक बापू आंदोलनों से बाहर हो जाते हैं, राजनीति से बाहर हो जाते हैं। तो बापू फिर कर क्या रहे हैं? जिस इंसान के मन में राष्ट्रवाद है ना, वो कहीं ना जहां पर भी काम कर रहा होगा, देश के लिए ही काम कर रहा होगा। उस समय एक बहुत बुरी बीमारी चल रही थी, जैसे आज कोरोना चल रही है, उस समय एक बीमारी चल रही थी प्लेग नाम से, काली मौत जिसे कहा जा रहा है, वो बीमारी चल रही थी। बापू क्या कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के जख्मों को साफ कर रहे हैं रुई से। न कोई मास्क है, न कुछ भी नहीं है भैया, बस बेफिक्र होकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जब तक प्लेग महामारी का अंत नहीं हुआ भैया, तब तक बापू ने वो सेवा करना नहीं छोड़ा। सेवा करते रहे, 4-5 साल तक लोगों की सेवा करी, कोई राजनीति आंदोलन नहीं। बोले समाज सुधार भी जरूरी, उन्होंने समाज सुधार का भी काम किया। फिर 1930 में बापू फिर से आंदोलन में उतरेंगे और उससे क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर सर, चोरी चोरा कांड में जो लोगों ने पुलिस स्टेशन को जलाया, उनके साथ क्या हुआ? 172 लोगों को देखा गया कि ये लोग मुख्य थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर क्या है, कानून चलाया है, उन पर मुकदमा चलाया और उनमें से 19 लोगों को फांसी की सजा दी। 19 लोगों को फांसी की सजा दी है। और आप कहते हो कि हम लोग 15 अगस्त को स्कूल नहीं जाएंगे, हम 26 जनवरी को स्कूल नहीं जाएंगे। अरे भैया, आजादी कोई दुकान पे मिलने वाली चीज थोड़ी है जो 2 रुपए दी और चॉकलेट खरीद ली। आजादी खून से मिली है, खून की एक एक बूंद से मिली है। ऐसे ही आजादी नहीं मिली है। ये इतने हजारों लोग शहीद हुए ना, जब जाकर के देश ने आजादी का ये सुख भोगा है। हजारों लोगों का खून जब उस मिट्टी में गिरा है, भारत मां के आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। अरे मेरे कितने बच्चों को मारोगे तुम लोग, जमीन लाल पड़ गई, तब जाकर के हमें आजादी मिली। और आप कहते हो कि हम 15 अगस्त को स्कूल क्यों जाए, नेशनल हॉलीडे, सुबह 10 बजे उठेंगे। जो इंसान अपने स्कूल जाने पे छुट्टी ले सकता है, उसमें क्या राष्ट्रवाद की भावना होगी? क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे? पर देखो, इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया। पर फिर भी कहता हूं, हमारे देश में दुख की बात क्या है, विडंबना क्या है? जो लोग 22-23 पुलिस ऑफिसर मरे ना, उनके लिए स्मारक बनाया हुआ था, पर हमारे जो इतने लोग मरे उनके लिए कोई स्मारक नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ भैया, 6 फरवरी 1982 को इंदिरा गांधी उसका शिलान्यास करती है कि हम यहाँ पर उन शहीदों का स्मारक बनाएंगे। और 1993 में जाकर के वो स्मारक तैयार हो जाता है और बनाया जाता है। फिर भी देखो 11 साल लगाए जाने, बहुत बुरी बात है ये। और ये शहीद स्मारक चोरी चोरा गोरखपुर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये स्मारक बनाया गया है। और इसी स्मारक के सभी लोगों को मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि अगर हम आज आजादी में सांस ले पा रहे हैं तो इन जैसे लोगों की बदौलत ले पा रहे हैं। और पर यहां पर एक जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो ये हुई है कि असहयोग आंदोलन वापस हो गया।
तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस हुआ और उसके बाद महात्मा गांधी का क्या रोल होता है। 6 साल तक महात्मा गांधी को सजा दी जाती है, पर तबीयत खराब होने के कारण 1924 में वापस रिहा कर दिया जाता है। पर बापू का देखो मन कितना बड़ा है। वो अभी भी लोगों की सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्रिटिशर्स को भी भगाना जरूरी, पर इन लोगों को पहले बचाओ तो सही। उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको दवाइयां पकड़ा रहे हैं, उनके जख्मों को साफ कर रहे हैं। ये बापू की महानता है। लोगों की नजर में था कि बापू ने असहयोग आंदोलन लेकर के गलती कर दी, और कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी जगह सही होंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि बापू वो हम पे गोलियां चला रहे, कैसे खा ले हम लोग गोलियां, तो वो भी अपनी जगह सही होंगे। इसी चोरी चोरा कांड के साथ क्या होता है, असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है और नई विचारधारा पनपती है, और आगे के आंदोलन के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है, डिसओबीडियंस करना। जब आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें लिखते हो ना योर ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। अब यहां पर हम आज्ञाकारी नहीं, डिसओबीडियंट हो गए, हम आज्ञा नहीं मानेंगे। किसकी? ब्रिटिशर्स की आज्ञा नहीं मानेंगे। हम ब्रिटिशर्स की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनकी किसी भी बात का क्या है मानेंगे नहीं, उनकी हर बात का विरोध करेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर असहयोग आंदोलन में और इसमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? बात तो वही हो रही है, असहयोग में और सविनय अवज्ञा में अंतर क्या है वो आप हमें बता दीजिए। देखो, असहयोग आंदोलन में हम लोग क्या कह रहे हैं, हमें बॉयकॉट करना है। हमें क्या है? बॉयकॉट करना है। किन चीजों का? जो ब्रिटिशर्स ला रहे हैं, उनके कपड़े, उनकी होली जलाओ। वो कोई सामान ला रहे हैं उसको खत्म कर दो, खरीदो मत, उनका व्यापार खत्म कर दो। यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है वो व्यापार को खत्म करने की चल रही है, व्यापार के ऊपर जोर दिया गया है। आज सहयोग हम व्यापारिक रूप से ज्यादा कर रहे हैं, हम उनके सामानों को नहीं खरीद रहे, उनकी वस्तुओं को नहीं खरीद रहे, शराब नहीं खरीद रहे, हम उनका विरोध कर रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होगा कि भाई हमें व्यापार का तो बॉयकॉट करना ही है, व्यापार का तो हमें बॉयकॉट करना ही है, बहिष्कार करना ही है, प्लस क्या है, कानून भी नहीं मानने, कानूनों का भी उल्लंघन करना है, कानून भी नहीं मानना है। अब भी तक हम ये कानून तो मान रहे थे, कानून हम लोग मान रहे थे, पर अब हम लोग कानून भी नहीं मानेंगे, हम कानूनों का भी विरोध करेंगे। यही क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। आप जो भी कह रहे हैं वो कानून, हर कानून के खिलाफ हम लोग हो जाएंगे। यही बात हर भारतीय के मन में महात्मा गांधी जगाना चाहते हैं, बापू जगाना चाहते हैं। हजारों करोड़ों में फिर से एक विश्वास उठता है कि भाई बापू फिर से एज अ नेशनल लीडर खड़े हो चुके हैं, फिर से उन्होंने बागडोर संभाल रही है और फिर से एक आंदोलन की ओर वो बढ़ रहे हैं। पर इस आंदोलन को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि भाई 1858 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दिया जाता है और सीधा क्या है, क्राउन का राज चलता है। जो राजा रानी होती है, वहां की सरकार होती है, उसका सीधा राज चलता है। और 1858 से हमारे देश में जो कानून आते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके कानून आते हैं। ये 1858 के बाद बहुत से कानून आते हैं, इनमें से 2-3 इंपोर्टेंट होते हैं। एक 1919 का बहुत इंपोर्टेंट है, 1935 का बहुत इंपोर्टेंट है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो हमारे संविधान का एक सबसे बड़ी नींव है, ठीक है, आधार बना है। बहुत अच्छी बात ये रही। 1947 में भी फिर आता है। तो 1935 के कानून, 1919 के कानून ये आते हैं, ये देश को चलाने के लिए, हमारे देश की सरकार को चलाने के लिए लाए जाते हैं। 1919 के कानून में ये बात कह दी जाती है कि जो प्रांतीय असेंबलियां है, जो हर प्रांत में असेंबलियां हैं, जैसे हमारा आज विधानसभा है, वैसे ही उस समय असेंबली थी हर प्रोविंस में, हर राज्य में। उसमें भारतीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। जब यहाँ पे भागीदारी ले सकते हैं, प्रांतीय असेंबली में चुनाव लड़ सकते हैं, तो कुछ नेता क्या थे, ये कह रहे थे बापू को। और 1919 का वो वाला दौर है जब हम असहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। 1921 में हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, पर यह वह वाला दौर है जब आंदोलन की भी शुरुआत हो रही है और परिषद में चुनाव के लिए भी अलाउड कर दिया है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बापू हम कब तक उनका विरोध बाहर रह करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें गंदगी को साफ करना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें ब्रिटिशर्स के कानूनों को खत्म करना है, ब्रिटिशर्स के व्यापारों को खत्म करना है, इन चीजों को समझनी है, तो हमें भी असेंबलियों में जाना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा ये कानून कैसे बना रहे। अगर जब वहां पे हमारा प्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा, वो हमारी बात सुनेंगे। मान लो कि अगर 100 लोग उस असेंबली में हैं, अगर 100 में से 40 लोग भारतीय हैं, ये बात आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो 40 लोग भारतीय हैं, तो ये 40 एटलीस्ट आवाज उठाएंगे कि भाई 60 जो तुम ब्रिटिशर्स हो, ये बात मत करो, हमारी भी बात सुनो, देश तो हमारा ही। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, राज तुम्हारा, देश तुम्हारा, राज हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर देश जब हमारा है तो फिर राज तुम्हारा क्यों चलने दे। तो 40 ये लोग हैं, ये आवाज उठाएंगे।
प्रतिनिधियों का, रिप्रेजेंटेटिव का यही फायदा होता है कि 40 लोग क्या है आवाज उठाएंगे। जब आवाज उठाने के लिए क्या है आपको उसमें संसद में जाना पड़ेगा, आपको परिषदों में जाना पड़ेगा, और जब परिषद में आप जाओगे वहां पे तो आप अपनी आवाज उठाओगे। और उसके लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो किसकी है कि आप एक पार्टी का गठन करो। किसकी जरूरत है? आप पार्टी का गठन करो। तो इसलिए क्या है, अब वो पार्टी तो कांग्रेस बनी हुई है, पर कांग्रेस के भीतर भीतर ही बहुत से छोटे छोटे गुट बन जाते हैं। कांग्रेस की विचारधारा में ही बहुत से छोटे छोटे गुट बन जाते हैं, और 1947 तक की पार्टी आपको एक ही नजर आती है। पर उसके बाद जब 1951 में पहले लोकसभा के चुनाव भारत में कराए जाते हैं, ये सारी पार्टियां वहां से निकल करके बाहर हो जाती है, और कोई अलग पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई अलग पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई अलग पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो उसी प्रकार क्या है, स्वराज पार्टी भी बनाई जाती है। कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। क्या करेगी? स्वराज दिलाएगी। किसको? राष्ट्र को स्वराज दिलाएगी। देश में खुद का कानून, देश में खुद की व्यवस्था लेकर के आएगी। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बात कही गई है, और उससे अब परिषदों में लोग जाना शुरू करेंगे। यह मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब 1919 में जो कहा गया कि परिषद में आप चुनाव ले सकते, भागीदारी ले सकते, तो उसके तहत क्या है, तैयार थे लोग कि भाई हम चुनाव लड़े। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस से बाहर नहीं है, कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बना दी है। तो स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही बनाई है। किस किसने बनाई है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई है। आप लोगों के एमसीक्यू बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू अब है ना, भगवान भरोसे मत छोड़ा करो, क्या भाई कर दिया, अब पूरे विश्वास के साथ और अटल विश्वास के साथ आप आंसर लिखा करो और सही जवाब दिया करो। तो आप ये चीजें जो बेसिक बात है, एक एक पॉइंट को याद रखा करो। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी बनाई, कांग्रेस के भीतर ही बना ली। और ये कौन है? मोतीलाल नेहरू जी हैं। किसके पिताजी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। देखो अब क्या हो रहा है, आप यहां पे थोड़ा सा विचारधारा को भी समझने की कोशिश करो। आप पूरे आंदोलन में, पूरे राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, इसमें आपको दो प्रकार के दल देखने को मिलेंगे। एक है गरम दल और एक है नरम दल। गरम और नरम, ठीक है, गरम और नरम। तो गरम दल तो क्या है? जो उग्र होना चाहता है, ऐसा है जो उग्र होना चाहता है, जो ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे और मार देंगे। सीधा कॉन्सेप्ट इतना सा है, तीसरी बात सोचनी नहीं है, या तो हम मर जाएंगे या सामने वाले को मार देंगे। यही उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट, इसके अलावा वो तीसरी बात सोचते नहीं है। ये उग्र होना चाहते हैं, ये हिंसा करके भी क्या है, स्वराज पाना चाहते हैं। और जो नरम दल है, जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, वो हिंसा के रास्ते से क्या है, आजादी पाना चाहते हैं। देखो दोनों की सोच एक ही है, दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि भाई हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, हमारे देश में हमारा राज चले। वही बात, दोनों की सोच एक है, दोनों दलों की सोच एक है, पर रास्ते अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है। ये उग्र होकर के प्रदर्शन कर करके क्या है, स्वराज चाहते हैं, और ये क्या है, हिंसा से स्वराज चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत से लोग हैं। आज जिस वीर की कथा मैं आपको सुनाऊंगा ना भाई, हमारे सबसे फेवरेट हीरो में से एक है, उनके सुनाने जा रहा हूं। और वो तो मतलब ऐसे तो बोले नहीं, मार ही दो सामने वालों, कुछ भी हो जाए, पर हमारा देश आजाद होना चाहिए। तो उग्र थे। तो सुभाष चंद्र बोस भी जैसे इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यही चाहते हैं कि उग्र आंदोलन से क्या है, हमें स्वराज मिले। पर कुछ नेता ऐसे हैं जो परिषदों में जाकर के और शांतिपूर्ण तरीके से क्या है, आजादी पाना चाहते हैं। दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति के रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। देखो 20 के दशक की बात करिए, 20 के दशक, दशक में हर दशक में 10 साल होते हैं। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको दशक का मतलब नहीं पता चले तो बहुत बुरी बात है। 20 के दशक की बात बोल रही है, तो जो 1920 वाला जो दौर चल रहा है, 1920-30 वाला जो दौर चल रहा है, ये जो 10 सालों का पीरियड है ना, इसमें दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसी चीजें हैं जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। पहली बात तो क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धाराशायी हो गई। अब देखो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है, विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व पे ही आर्थिक मंदी है। आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मार्केट सुस्त हो जाते हैं, ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, बिल्कुल क्या है, सब कुछ खराब हो जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि भैया अगर हमें उत्पादन बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना होगा, उद्योग लगाने होंगे। मैं पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है ना, पूरी की पूरी जो अर्थशास्त्र है, वो मैं इसी कॉन्सेप्ट पर खत्म कर देता हूं। मैं बच्चों को यही कहता हूं कि ना रटने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, तुम पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर दोगे। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसी कॉन्सेप्ट में लाकर के खत्म कर दो, ये मेरी गारंटी है।
इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। और इकोनॉमिक्स का हर जगह प्रभाव है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटी में भी है, सभी जगह आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो उद्योग है ना, जब आप उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, और जब लोगों की आय बढ़ जाएगी तो जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है लोगों का, वो भी क्या होगा, सुधर जाएगा। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना, जो लोगों का जीवन स्तर है वो भी क्या है, सुधर जाएगा, वो भी बेहतरीन बन जाएगा। और जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर सुधरेगा तो लोग वैसे अच्छी से अच्छी चीज खरीद लेंगे, सामान खरीद लेंगे। अब आप बोलोगे सर इसका यहां पे क्या रिलेशन है? भैया मैंने बोला उत्पादन कब बढ़ेगा, जब उद्योग बढ़ेंगे। पर अगर उद्योगों में काम खत्म हो जाए, भैया आज कोरोना महामारी में कोई काम कर रहा है क्या? हाँ, उद्योग सारे बंद हो गए, उद्योग सारे बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। जब उद्योग ही कम हो गए, उद्योगों में काम कम हो गया तो उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो रोजगार कम हो गया, रोजगार कम हो गई तो इनकम खुद पे खुद कम हो गई। उस समय भी क्या था, प्लेग महामारी चल रही थी, मैंने आपको बताया ना, भी महात्मा गांधी सेवा कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, सब पूरी तरीके से पूरी दुनिया में क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है। वैसे प्लेग महामारी उसका आर्थिक मंदी का कारण नहीं होता है, वो कुछ दूसरे कारण होते हैं, अर्थव्यवस्था के ही कारण है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जब आती है तो 1990 से जो कृषि के उत्पाद है उसमें क्या है, बिल्कुल कीमतों में गिरावट आ जाती है, बिल्कुल सुस्ती हो जाती है, जितनी मेहनत करो उतना कीमत उसकी नहीं मिल रही। और 1930 तक आता है तो पूरी तरीके से धाराशाही हो जाती है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन ही नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा तो फिर आप कीमतें ज्यादा दे भी नहीं सकते हो। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। अब क्या हो रहा है, दिन पे दिन कृषि उत्पादों की मांग गिरने लगी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो इनकम नहीं, तो खरीदेंगे कहां से वो। और निर्यात, निर्यात मतलब निर्यात बाहर जा रहा है, आयात बोला था, आया तो हमारे देश में आया, निर्यात बाहर जाएगा तो बाहर जाना भी कम हो गया। तो उससे क्या हुआ, किसानों की इनकम कम हो गई। जब इनकम कम हो गई तो वो लगान नहीं दे पा रहे, लगान में उनको बहुत परेशानी है। लगान क्या होता है, टैक्स। लगान क्या होता है, टैक्स या कर, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं, वो होता है। जो टैक्स दे रहे हैं, जो सरकार को दे रहे हैं, उसमें भी क्या है, काफी परेशानी हो रही है। ये आपको एक न्यूयॉर्क की फोटो दिखाई है मैंने यहाँ पे, जिसमें क्या है, लोग बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक फेल हो गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण। ऐसी स्थिति हुई है कि लोगों को प्रदर्शन कर करके अपने पैसे निकलवाने पड़ रहे हैं, अपना जो जीवन यापन है उसको बचाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। तो आर्थिक मंदी भी एक बहुत बुरी स्थिति होती है। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। 1930 तक की जो स्थिति है वो बहुत बुरी हो जाती है, लोगों की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे कि मैं आज की आपकी कोरोना महामारी से जोड़ करके भी इस बात को करूं, आज सब पूरी प्रकार से उत्पादन सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ रुक गया था, पूरा देश क्या पूरी दुनिया रुक गई थी। तो अब ऑफकोर्स ये बात है, जब इंडस्ट्रियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, तो उत्पादन भी नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है तो इनकम वैसे ही कम होगी, तो लोगों में उथल पुथल मचेगी। काफी लोग तो देख रहा था आपने कोरोना महामारी में, कहां से कहां तक, बिहार तक पैदल चल करके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां होती है, तो आर्थिक मंदी का दौर जो होता है वो भी एक बहुत बुरा दौर होता है। अब देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसका विरोध हुआ, वो क्यों हुआ, वो भी आपको इस बात को समझना जरूरी है। जब 1919 का एक्ट सरकार ने बना करके भेजा, 1919 का जब सरकार ने एक्ट बना करके भेजा, तो यह बात हुई कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि एक्ट कितना काम कर रहा है भारत में। पहली बात तो ये, तो जब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जॉन साइमन के लीडरशिप में कमेटी बनाई गई, जिसे साइमन कमीशन कहा गया, और उसे भारत भेजा गया। पहली बात तो इसका यह काम था कि 1919 के एक्ट की देखे कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरा ये काम था कि भारत में संविधान की मांग उठ रही थी। भारत में सभी लोग क्या चाहते थे, भारत में सभी लोग स्वराज चाहते थे। भाई स्वराज कैसे आएगा, जब हमारा संविधान होगा, जब हमारी कानून व्यवस्था होगी, जब हमारा देश में हमारा कानून चलेगा, तो तभी तो स्वराज आएगा। तो स्वराज का मतलब ही है कि हम संविधान बना लें। संविधान अगर हमने बना लिया तो स्वराज हमें मिल जाएगा। तो दो काम के लिए भेजा गया था कि एक तो आप 1919 के कानून की, एक्ट की क्या है, समीक्षा कर करके आओ कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है, पहला। और दूसरा ये है कि जो संविधान की मांग उठी, तो संविधान का किस प्रकार से रूपरेखा होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, उसके लिए जॉन साइमन को, साइमन कमीशन को भेजा गया। अब इसका लोग, भारतीय लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर जब वो स्वराज की मांग कर रहे हैं, संविधान की बात करने आ रहा है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है, जितने भी मेंबर साइमन कमीशन में थे उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। यार गजब की बात है, संविधान आपको हमारा बनाना है, संविधान की रूपरेखा हमारे देश की बनानी है, और आप एक भी मेंबर हमारा नहीं करते। चर्चा हमारे देश के बारे में करनी है और आप उस कमेटी में मुझे जोड़ते नहीं हो, कैसी बात है भाई। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे रिलेटेड बात करनी है, भाई मुझसे रिलेटेड बात करनी, पर आप उस कमेटी में मुझे बुलाओ ही नहीं, तो फिर कैसे बात होगी। मैं मेरे पक्ष कैसे रखूंगा, मैं अपना विपक्ष कैसे रखूंगा।
तो इसलिए क्या होता है, विरोध होता है और बहुत भारी विरोध होता है, और यही नारे लगाए जाते हैं, गो साइमन गो, गो साइमन गो। तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो भारतीयों ने कैसे स्वागत करा, गो साइमन बैक गो, चले जाओ वापस, कहां पर, अपने ब्रिटेन में चले जाओ, हमें तुम्हें यहां पे भारत में नहीं देखना, तो वापस भारत चले जाओ। और सबसे बढ़िया बात देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, कांग्रेस भी साथ में है, मुस्लिम लीग भी साथ में है, सभी पार्टियां साथ में है। इसका मतलब क्या है, देश के सभी समुदाय, सभी वर्ग एक साथ में साइमन कमीशन का गो बैक के नारे लगा रहे हैं, सभी एक साथ खड़े होकर के साइमन कमीशन को गो बैक कह रहे हैं। ये क्या है, बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि हम क्या है, धीरे धीरे यूनाइट हो रहे थे। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बात हो रही थी, कहा जाता है कि भाई हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं, कैसे नहीं है एकता, आप शुरुआत से भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा परिप्रेक्ष्य, आपको कोई भी ऐसा उदाहरण मिल जाए जहां पर आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं देखने को मिली है, तो सच में साफ गलत बात। हर जगह हिंदू मुस्लिम यूनिटी आप लोगों को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिली है, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली है। पर यह तो क्या है कि अंग्रेजों ने फूट डाल डाल करके दोनों वर्गों को भड़का करके एक दूसरे के विरोध करवा दिया था। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको जिस दिन पार्टीशन की मैंने कहानी पढ़ा दी ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत बहुत बुरी स्थिति हुई है पार्टीशन के समय, विभाजन के समय। तो सभी की एकता यहां पर देखने को मिली है। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। यहां पे दो बातें समझने वाली बात है, एक तो वायसराय क्या है, एक डोमिनियन स्टेटस क्या है। वायसराय क्या होता है, वायसराय ब्रिटिशर्स का भारत में प्रतिनिधित्व है, जो पूरे भारत को कंट्रोल करेगा। जैसे आज प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, पूरे देश के लिए नीतियां बनाते हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं। उसी प्रकार से उस समय क्या है, जो वायसराय है, तो जो ये वायसरॉय है, ये सबसे हेड है, ब्रिटिशर्स की तरफ से पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वायसरॉय कौन थे उस समय, इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो इन्होंने क्या है, एक बात की, जब विरोध को देखा, यार इतना ज्यादा विरोध हो रहा है और हो रहा है, तो उन्होंने एक गोली दी है। देखो सीधी सी बात आपको बताओ, एक गोली दी उन्होंने। गोली की क्या बात बोली कि मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब सर ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, ये बहुत मतलब, ये शब्द मैं सच कह रहा हूं, शायद 10th क्लास के बच्चों को कोई भी नहीं समझाता होगा, पर हम समझा रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है बच्चों, इसमें यह कहा गया कि भाई हम आपको आजाद कर देंगे। देखो ना, गोली कैसे देते हैं ये भी सीखो। हम आपको आजाद कर देंगे, पर जो फाइनल ऑथोरिटी रहेगी ना, वो हमारी रानी रहेगी। फाइनल जो ऑथोरिटी ना, वो हमारी रानी रहेगी। जैसे आज हमारे देश में राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति नहीं, फाइनल ऑथोरिटी जो भी है वो हमारी रानी। फाइनल डिसीजन जो होगा हमारी रानी का होगा। पर ये क्या है, नाम मात्र के लिए होता है। नाम मात्र, जैसे हमारे राष्ट्रपति पे जो आज हम लोग साइन करवाते हैं, वो नाम मात्र के करवाते हैं, उनकी मजबूरी, उनको करना ही पड़ेगा साइन। उसी प्रकार से बोले नाम मात्र के लिए आपको ब्रिटिश की उनकी बातें माननी पड़ेगी, और बाकी सारे काम आप अपने खुद करोगे। आप फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद बनाओ, डिफेंस पॉलिसी आप अपनी खुद बनाओ, एजुकेशन, पूरे देश को आप चलाओ। बस एक नाम मात्र के लिए होगा कि भाई भारत किसके अधीन है, ब्रिटेन के अधीन। भारत किसके अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है। ये डोमिनियन स्टेटस की बात कही जा रही है। तो आज भी काफी देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे देश हैं जो आज डोमिनियन स्टेटस में, जो नाम मात्र किसके अधीन है, ब्रिटिशर्स के अधीन है। वहां पे फाइनल जो अथॉरिटी है वो ब्रिटेन की जो किंग या क्वीन जो भी होता है वही होते हैं, उन्हीं से फाइनल अथॉरिटी मिलती है। पर वो नाम मात्र, उनसे कोई इतना बड़ा मसला है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डोमिनियन स्टेटस की गोली दी जाती है कि भाई आप क्या है, डोमिनियन स्टेटस ले लो। पर कुछ लोग, हमारे कुछ देश के नेता हैं जो इसके पक्ष में भी होंगे, कुछ इसके विपक्ष में भी होंगे। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है जॉन साइमन। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, तो अब कुछ बताया भी नहीं कि भाई हम आपको इतने समय तक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, बस बोला है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, पर ये नहीं पता कब तक देंगे, किसी को भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड का मतलब क्या होता है, गोल भैया, बिल्कुल गोल। टेबल का मतलब मेज, और कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल मेज सम्मेलन। भाई राउंड टेबल पर बैठ करके अपन सभी मीटिंग कर लेंगे, और ये गोल मेज सम्मेलन होगी कहां पे, लंदन में। ये होगी कहां पे, लंदन में। अगर आपसे पूछा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है, तो भैया 3 हुई है। कब कब हुई है, 1930 में हुई है, 1931 में हुई है, और 1932 में हुई है।
तीनों हुई है 1930, 31, 32 में 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पर हुई है? लंदन में हुई है, जिसे हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो ये बात कही गई कि वे संविधान की चर्चा करने के लिए हम गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर लेते हैं। जिन जिन भी भारतीयों को इंटरेस्ट हो वो वहां पहुंच जाना, वहां चर्चा कर लेना, बड़े लीडर्स आना। ऐसा नहीं कोई भी गली का भी उठ करके चलो मैं भी लंदन जाकर के आता हूं, ऐसा नहीं। कोई बड़े बड़े जो नेता है जैसे बापू हो गए, ऐसे नेता आओ और वहां पर बैठ करके हम लोग बात कर लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन की बात है, पर इससे कांग्रेस के जो नेता है वो संतुष्ट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाना लगा था। अब क्या है, जो गर्म दल है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए और उन जैसे और भी युवा नेता है, वो ये चाहते नहीं डोमिनियन। कौन सा डोमिनियन? क्यों ले हम लोग डोमिनियन स्टेटस? इतने लोग शहीद हुए इसीलिए डोमिनियन। वो भी कल को ऊपर बैठे रोएंगे कि भाई ये क्या कर दिया, हमने खून सिर्फ इसीलिए बहा था कि डोमिनियन। आज भी मतलब फाइनल दुनिया तो यही कहेगी ना, अरे भारत आज भी किसके अधीन है? ब्रिटेन के अधीन है। क्यों ले हम लोग? हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए, पूरा का पूरा राज हमें चाहिए, क्योंकि देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो इसलिए आक्रामक रूप ये अपना लेते हैं। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर भी संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। तो जो उदारवादी, जो उदार है, लिबरल है, कर लो यार, कोई बात नहीं, ब्रिटिश डोमिनियन भी ठीक है, नाम मात्र ही तो हैं हम लोग, नाम मात्र ही तो वो रहेगा अधीन, बाकी तो हम पूरे आजाद हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, पर इनकी जो वैल्यू है, इस वाले जो ग्रुप की है, जो नरम दल है, उसकी वैल्यू दिन पे दिन गिरती जाती है, कम होती जाती है और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ये आप देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहां पर आपको महात्मा गांधी जी नजर आ रहे हैं, ये मदन मोहन मालवीय जी हैं, ठीक है, और भी काफी नेता भारत से गए थे। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करा और वहां पर गए। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। कौन सा था? जो नरम दल है उसका। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। यह कॉन्सेप्ट भी आप एक बार बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। 1929 दिसंबर में क्या हो रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। भाई 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। हर दिसंबर में 28, 29, 30 3 दिन तक ये क्या करते हैं? अधिवेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं पूरे साल के लिए। तो ये वापस दिसंबर में मिल रहे हैं। तो दिसंबर 1929 में कहां पर हुई है मीटिंग? लाहौर में हुई। लाहौर कॉन्फ्रेंस या लाहौर अधिवेशन हुआ है। लाहौर उस समय भारत का ही था, ठीक है, वहां पर ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या है, दो बातें खास हुई। पहली बात तो क्या था कि जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब इनको अध्यक्ष बनाना सर इतना खास बात क्या है? इसमें क्या खास बात है? सभी कोई ना कोई अध्यक्ष बना होगा। ये अध्यक्ष बनाना इसलिए खास बात हो गई क्योंकि युवा नेता है ना, युवा नेता के हाथ में क्या है? डोर आ चुकी थी। युवा नेता के हाथ में कांग्रेस की कमान आ चुकी थी, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, इस अधिवेशन में एक बात ये कही गई कि हम लोग पूर्ण स्वराज को अपनाएंगे। अब ये पूर्ण स्वराज क्या है सर? पूर्ण स्वराज का मतलब है, पूर्ण स्वराज मतलब हमारा पूरा राज हमारा ही होगा। हमें ना डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें कुछ भी नहीं, हमें तो पूरा का पूरा राज चाहिए। पूरा का पूरा जो देश पे कानून चले वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही चले। और ये बात कही गई क्या कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? आजादी मनाएंगे। हम मान लेंगे कि हम आजाद हो चुके हैं। पूर्ण स्वराज दिवस हम बनाएंगे, आजादी का दिवस हम लोग बनाएंगे। और ये जो वाला तिरंगा है ना, जिसमें बापू का चरखा है, ये वाले तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा मान करके 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में लहराया जाएगा। पूरा देश एक तरीके से जश्न मनाएगा कि हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार है और अब हमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। कहा गया था, बापू कह रहे थे कि भाई नगाड़े बजा बजा करके, ढोल बजा बजा करके क्या है, ब्रिटिशर्स के कानों में सुनाओ कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज चाहते हैं। हम आजादी मनाए 26 जनवरी 1930 को। यह पूर्ण स्वराज की बात हो। लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। और एक सवाल आपके दिमाग में बहुत सी बार उठता होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया, फिर लागू सर 26 जनवरी 1950 को क्यों करा गया? 2 महीने का टाइम क्यों वेस्ट करा गया? वो इसलिए वेस्ट करा गया क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन हम लोगों ने पूर्ण स्वराज अपनाया था। तो संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो कह रहे थे यार 26 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ 2 महीने की तो बात है, 2 महीने बाद 26 जनवरी आ जाएगी और उस दिन से हम लोग लागू कर देंगे। तो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस तो मनेगा ही मनेगा, रिपब्लिक डे तो मनेगा, पर उसके साथ ये भी भावना उठेगी कि हमने पूर्ण स्वराज के लिए आज के दिन आवाज उठा दी थी। तो ये इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी की, जो सिग्निफिकेंस है, जरूरत है 26 जनवरी की, वो ये वाली में आ जाती है। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। मतलब हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे और शपथ ले लेंगे उस दिन लोग कि अब सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो पूर्ण स्वराज ही हमें चाहिए।
अब आ जाते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस चीज को समझने की कोशिश की। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू होने से पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। लॉर्ड इरविन उस समय क्या रहते, वाइसरॉय थे। तो लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई मैं तुझे 11 मांग लिख करके दे रहा हूं। कितनी? 11 मांग लिख करके दे रहा हूं। ये 11 मांग तू मान ले, ये 11 मांग तू मान ले तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तुम लोग क्या शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो वो क्या है, लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं था, बोला मैं तो नहीं मानूंगा। बोले नहीं मानेगा? तो बापू ने बोला ठीक है मत मान। तो हम लोग क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब हमें कानूनों का उल्लंघन करना है। फिर बापू सोचने लगे कौन सा कानून लाऊं, कौन सा कानून, कौन से कानून पे आग लगा दूं। तो बापू ने सोचा नमक, नमक, मजा आ गया। नमक का कानून का उल्लंघन करेंगे। ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना उस समय नमक नहीं बना सकते थे, पर बापू ने बोला इसी कानून का उल्लंघन करूंगा। लोगों ने पूछा बापू इस कानून का उल्लंघन क्यों? बोले भाई इस कानून का उल्लंघन इसलिए क्योंकि नमक का इस्तेमाल है ना, गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, गांव वाला भी करता है, शहर वाला भी करता है, अगड़ा जाति का भी करता है, पिछड़ी जाति का भी करता है, सभी करते हैं। हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, सब फिर से एक हो जाएंगे। ये है बापू का दिमाग। कहां से सोच करके लाए भाई, नमक, बस नमक को ही लेना है। तो क्या करते हैं, दांडी मार्च। ये दांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती से शुरू करके दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा बापू पैदल पैदल चलते हैं और हमारे लिए संघर्ष करते हैं और नमक बना करके यह आह्वान कर देते हैं कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। अब हम ब्रिटिश सरकार के कानूनों को नहीं मानेंगे, उनके कानूनों का उल्लंघन करेंगे। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसीलिए तो नमक को चुना गया। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। तो इसलिए क्या है भाई, नमक पर क्या है, सरकार बहुत टैक्स लगा रही है और उसको बनाने के लिए भी हमें उनसे इजाजत लेनी पड़ रही है। तो इसको सबसे दमनकारी और सबसे बेकार चीज बापू ने बोला था और इसीलिए बापू ने इसके लिए आंदोलन छेड़ा। ये आपको जैसे कि नमक दिख रहा होगा, और नमक को तो दिखाने की जरूरत भी नहीं, वैसे आप सभी घर में यूज भी करते हैं। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। किसकी मांगे नहीं मानी? इरविन को जो मांग लिख करके दी थी, 11 मांग लिख करके दी थी और बोला था अगर 11 मार्च तक तू नहीं मानेगा तो मैं क्या है, आंदोलन छेड़ दूंगा। किसने बोला? बापू ने बोला। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। तो इरविन कह रहा मैं तो नहीं झुकूंगा, क्यों मानू तेरे, हम 11 मांगे। बापू ने बोला नहीं झुकेगा। तो बापू भाई, बापू लाठी लेकर के चलते थे, नहीं झुकेगा, ये ले लाठी, नहीं चलेगा, ले लाठी, उसकी कमर पे दे दे करके झुका दूंगा तुझे, देख लेना, ध्यान रखा कर, बापू नाम है मेरा, हल्के में मत ले लेना। वो 4-5 साल तक मैं तुझे दिखा नहीं तो तुझे ये लगा कि बापू चलेंगे, नहीं भाई, बापू के चर्चे दूर दूर तक है। बापू नहीं भी होंगे ना तो भी चर्चे होंगे। तो मैं 6 साल लोगों की सेवा कर रहा था बेटा। जो लोग प्लेग महामारी में थे ना, उनको तंदुरुस्त करके आया हूं, वो वापस लड़ूंगा, तो चिंता मत कर। ये बूढ़ा हो गया हूं पर जवानी का जोश है, ठीक है, लाठी की दे करके इरविन को झुका दूंगा। तो इरविन को झुकाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या करा, 78 विशिष्ट वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए बापू चल रहे हैं। सच में मैं जीवन में बहुत कभी बार प्रेरित होता हूँ कि इतनी उम्र में आकर के, 60-65 साल की उम्र में आकर के ये इंसान कितना देश के लिए कर रहा है। और मुझे सच में बहुत दुख होता है जब आज की जनरेशन है ना उंगली उठाती है, सवाल उठाती है बापू, और वो जनरेशन के लोग उठा रहे हैं जिनको सच में, जिनका खुद का कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में, उन्होंने सच में पता नहीं क्या करा और क्या करेंगे, वो लोग सवाल उठाते हैं। सच में ये इंसान कितना हमारे लिए चला है, कितना दौड़ा है, कितनी मेहनत करी है, कितना काम हम लोगों के लिए करा है। 240 किलोमीटर तक ये है क्या पैदल चल करके मिलेंगे। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होने लगती है। तो साबरमती से शुरू करते हैं और दांडी क्या है, दांडी गुजरात में तटीय क्षेत्र है। भाई नमक तो तट पे ही बनेगा, तट का मतलब जो कोस्टल एरिया जहां पे समुद्र हो पास में, तो वहां से ही नमक मिलेगा। तो उस नमक को उबाल करके क्या है, नमक बना करके बापू ने नमक उल्लंघन कर दिया और 240 किलोमीटर चले। मतलब हर दिन बापू क्या है, 24 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हर दिन बापू और 78 लोग 24 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। 10 दिन जब बाद जाकर के क्या है, दांडी पहुंचते हैं और नमक का तोड़ देते हैं। 24 किलोमीटर एक दिन में, 24 किलोमीटर। और आज की जनरेशन मम्मी कहती है बेटा दूध ला दे, मम्मी क्या बोला, दूध ला दूं, हाँ मम्मी अभी ला दे, गाड़ी की चाबी। और फिर मम्मी कहती है अरे बेटा पड़ोस में ये दुकान, मम्मी साहब पड़ोस के तो इस आप पड़ोस का, ये तो श्रीलंका जितना दूर है मम्मी, आप समझे इस बात को। आप गाड़ी की चाबी दे दो, 2 दूध की थैली नहीं 3 ला करके दूंगा मम्मी, अब भी ला करके दूं। तो वो गाड़ी की चाबी, मतलब है ना पड़ोस की दुकान पे जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है। पर बापू है ना, बापू 240 किलोमीटर पैदल चल गए, 240 किलोमीटर पैदल चल गए। आप जवानी में भी बूढ़े हो रहे हो
और बापू के बुढ़ापे में भी जवानी थी। यही बात है। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील मतलब 10 किलोमीटर तक का सफर करा है। तो ये सफर तय किया। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। 6 अप्रैल को उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया, नमक बना दिया। और तो भाई 10 मील मतलब करीबन 13 से 14 किलोमीटर बापू रोज पैदल चल रहे हैं और 24 दिन तक वो पैदल चलते हैं। 14 किलोमीटर भी पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है। और ये रहे हमारे बापू जिन्होंने नमक कानून बना करके उल्लंघन कर दिया और सरकार को दिखा दिया कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ये बापू की ताकत है, बापू के विचारों की ताकत है। अब आज आप लोगों के ऐसे वीर, हम सबके हीरो, हम युवाओं का इंस्पिरेशन, भैया आज तो जयकारा लगा दो, भारत माता की जय। आज इसके बारे में, जिनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं ना, आज तो भैया पहले से सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबके रोंगटे। किसका नाम है आज? आज है शहीद भगत सिंह का नाम। आज भगत सिंह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज खून की एक एक बूंद है ना उबाल मारेगी, एक एक खून की बूंद उछल उछल कर बोलेगी, राष्ट्र हमारा सबसे अमर रहे, राष्ट्र जिंदाबाद रहे। हम रहे या ना रहे पर हमारा राष्ट्र रहना चाहिए। आज उसी वीर के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूं। मैं इस देश के सबसे बड़े भगत की बात कर रहा हूं और साहब मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूं। तो भगत सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं। शुरू करते हैं। 27 सितंबर 1907 को उनका जन्म होता है। कहां पर होता है? पंजाब में होता है। पर भैया आपको पता है ये पंजाब का भी विभाजन हो चुका था। आधा पंजाब हमारी तरफ चला गया, आधा पाकिस्तान वालों की तरफ चला गया। तो उस समय तो हम एक थे। तो पंजाब का एक गांव है बंगा। कौन सा गांव है? बंगा। इस बंगा में शहीद भगत सिंह जी का जन्म होता है। वहां पे 1907 में जब जन्म होता है, देखो राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद बढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये खून में ही राष्ट्रवाद होता है। जब इनका जन्म हुआ ना तो इनके पिताजी और इनके चाचा जी को पुलिस ने जेल में बंद कर रखा था। खून में ही था कि अंग्रेजों का विरोध करना है। पिताजी और चाचा जी पहले से जेल में बंद थे। इनका जन्म हुआ उस दिन पुलिस ने रिहाई कर दी और घर में दो खुशियां थी। एक तो भगत सिंह जैसा वीर पैदा हो गया और एक उनके पिताजी और उनके चाचा जी को रिहाई मिल गई। घर में बहुत खुशियां था, खुशियों का माहौल था। 1907 में जन्म होने के बाद बात हुई, भाई बच्चे को कौन सी स्कूल में पढ़ाया जाए? तो भगत सिंह जी ने बोल दिया, मैं इन अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो मेरे देश के किसी स्कूल में पढ़ूंगा। तो इनको किस में डाला गया? भैया दयानंद वैदिक स्कूल में डाला गया। दयानंद वैदिक स्कूल में डाला गया और उन्होंने वहीं पे शिक्षा ली। उसके बाद क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ था भैया? जालियांवाला बाग कांड हुआ। उस जालियांवाला बाग कांड को देख करके बहुत हैरान हुए, बहुत इनको दुख हुआ। देखो 12 साल की उम्र है, 11-12 साल की उम्र में, और हम 18-18 साल, 20-20 साल की उम्र तक हमें पता नहीं होता कि राष्ट्रवाद क्या है, देश हमारा क्या है। ये इंसान 12 साल की उम्र में इसके मन में बैठ गया कि भाई कुछ भी हो जाए अंग्रेजों की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। 14 साल की उम्र से अंग्रेजों को मारना, उनके खिलाफ करना, साजिश करना, ये काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1922 में जब चोरी चोरा वाला कांड हुआ, चोरी चोरा वाला कांड जब 1922 में होता है, कितने साल के हैं? सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल। 1922 में जब चोरी चोरा वाला कांड होता है तो उसके बाद 50 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं। कहां पर? चोरी चोरा। और जिन लोगों को गोली लग करके जो मर गए थे, उस मिट्टी को बोतल में डाल करके शहीद भगत सिंह जी अपने साथ लेकर के आ जाते, सिर पे लगा लेते हैं उस मिट्टी को और उस खून को, कहते हैं भाइयों मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तुम्हारा एक एक खून की एक एक बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। भगत सिंह जी प्रण ले लेते हैं, निश्चय ले लेते हैं। यह संकल्प ही होता है जो हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। यह संकल्प ही होता है जो हमारे राष्ट्र को महान बनाता है। इन्होंने संकल्प ले लिया, भाई कुछ भी हो जाए, अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे देश के लिए कुछ बड़ा करना है। 1922 की यह घटना देखने के बाद क्या हुआ? इन्होंने अपने युवा साथियों को जोड़ना शुरू करा। युवाओं का तो बहुत बड़ा मोटिवेशन थे शहीद भगत सिंह जी, उस समय भी थे और आज भी थे। आज भी जब कोई भगत सिंह जी का नाम लेता है, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, और भगत सिंह जी के लिए चलो 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 चलो। उस समय भी लोग खड़े हो गए, युवा जुड़ गए, और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बापू की और इनकी बिल्कुल नहीं बन रही। बापू कह रहे हैं हिंसा करो, ये कह रहे हैं बापू कैसी बात करते हो? ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देंगे तब तक ये लोग नहीं जाएंगे भारत को छोड़ करके। अगर आप रिश्तेदार घर में आ रहा है और उसको रोज बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओगे तो वो घर जाने का नाम लेगा क्या? नहीं लेगा। उसकी एक दो बेइज्जती करोगे, अरे भाई चल जा भाई, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब तो घर जा अपने, तभी जाएगा।
तो इसलिए अगर इनको बार बार हमसे प्यार से चले जाओ ब्रिटिशर्स, चले जाओ ब्रिटिशर्स, तो नहीं जाएंगे बापू। ये एक दो गोली मारने दो, मार दे, भेज देंगे हम इनको। पर बापू और इनकी नहीं बनी। तो पर इन्होंने तो सोच लिया, युवा साथियों को यही बात बोली, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ये एक एक जो खून की बूंद है ना, ये इस भारत मां को समर्पित कर दो। तुम भूल जाओ तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के पति हो, तुम किसी के कुछ भी, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ एक बात याद रखो कि तुम भारत मां के सपूत हो। हम मरेंगे भी इस जमीन के लिए, हमने जन्म भी इस जमीन पे लिया, तो हम मरेंगे भी इसी जमीन। जिन भाइयों का खून मिला है ना उस मिट्टी में भाई, वो हमारे ही भाई, हमारे ही देश के लोग हैं। इन लोगों ने मार दिया, हमें उन्हें मार करके आना। तो भाई 14-15 साल की उम्र पूरी प्लानिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। और क्या होता है, मई 1927 को पुलिस इनको गिरफ्तार करती है। क्यों गिरफ्तार कर रही है? बोले लाहौर में जो बॉम्ब विस्फोट करा है वो इन्हीं के कारण हुआ है। लाहौर में जो बॉम्ब विस्फोट हुआ है उन्हीं के कारण हुआ है। और वो कब हुआ था? अक्टूबर 26 में। वो उन्हीं के कारण हुआ है, तो इनको पकड़ लिया जाता है। फिर बाद में इनकी रिहाई भी कर दी जाती है। उसके बाद देखो ब्रिटिश सरकार का जुल्म, देखो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। ब्रिटिश सरकार मजदूरों के लिए क्या करती है, ऐसा कानून बनाती है जिसमें मजदूरों को बहुत जुल्म होता है। ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब ही नहीं था देश के लोगों के लिए, पर जब तक ऐसे सपूत भारत मां के बैठे ना, कुछ नहीं होने देते। इन्होंने प्लानिंग कर ली भाई, जब ये कानून बनाएंगे, जिस असेंबली में बैठ करके कानून बनाएंगे, दिल्ली असेंबली में, वहां पे हम लोग बम विस्फोट करेंगे। बॉम्ब में ज्यादा बिल्कुल हानिकारक पदार्थ नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब क्या है, डराने के लिए होगा ब्रिटिशर्स को, उनकी कानों तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए होगा। और क्या होता है भैया, 8 अप्रैल 1929 को क्या है, दिल्ली असेंबली पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। वहां से भागते नहीं है। यही देखो आप सभी वीरों की कहानियों में देख लो, भाग नहीं रहे। बोले भागना नहीं है, यही खड़े होंगे, जो पकड़ेगा उसे पकड़ने दो, वो पकड़े, जिससे कि पूरे भारत में खबर फैल जाए कि हाँ भाई इतने लोगों को पकड़ लिया। और इनके साथ पता है कौन है? बटुकेश्वर दत्त। इनके एक दोस्त थे बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों वहां जाते हैं और वहां पर दिल्ली असेंबली पे बॉम्ब अटैक कर देते हैं। भागते नहीं है, दोनों के दोनों ही वहां खड़े रहते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस पकड़े, कुछ भी हो, और उनको पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ने के बाद जो सबके साथ होता है वही इनके साथ करा गया। और क्या हुआ, 23 मार्च, यह तिथि आपको याद रहनी चाहिए, 23 मार्च 1931 को सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, सब तीनों को फांसी पे लटका दिया जाता है। शाम को 7:30 बजे ये लोग फांसी पे लटका दिए। देश के लिए फिर से 3 वीर शहीद हो गए। और ये एक बहुत बड़ी बात कहते थे कि मेरे सीने में जो जख्म है ना, वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। कह रहे हैं मेरे सीने में जो भी जख्म है ना, सब फूल है, और मैं पागल हूं, और हम पागल ही अच्छे हैं। इसलिए हमें सुधारने की कोशिश मत करो। हम तो पागल हैं हमारे देश के प्रेम के लिए, हम तो पागल हैं हमारे राष्ट्रवाद के लिए, हम पागल हैं हमारे राष्ट्र के लिए। और सच में किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि इतिहास पागल ही रचा करते हैं। और भगत सिंह जैसे है ना, सच में पागल थे ये लोग। कुछ भी नहीं सोचा, ना कुछ समझा। ज्ञानी आदमी है ना, दिमाग बहुत लगाता है, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पागल कभी नहीं लगाता। पागल सोच लेता है ना कि हाँ भाई बस देश के लिए करना है, तो कर देता है, और कुछ भी नहीं सोचता हो जाता। इसलिए आप भी ऐसे पागल बन जाओ, अपने उद्देश्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ और सिर्फ पागल बन जाओ कि हमें यह मुकाम पाना है, हमें यह चीज हासिल करनी है, हमारे देश में ये जो समस्या का समाधान निकालना है। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को और ऐसे शहीदों को मैं बारंबार नमन करता हूं, सच में नमन करता हूं। ये हमारे देश के युवाओं का इंस्पिरेशन है। सिर्फ और सिर्फ आप एक जीवन में अपना उद्देश्य बना ले और उस उद्देश्य को आगे तक लेकर के चले। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में फिर से बेहतरीन कंटेंट के साथ और एक फिर से किसी ना किसी महापुरुष के बारे में मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। और ये जो राष्ट्रवाद की आग है ना, ये दूर तक फैला दो, सब में सबकी खून की बूंद में राष्ट्रवाद दौड़े, यही मैं उम्मीद दुआ करता हूँ। अपने चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।